और तलावत कुरान पाक करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाअलन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीमा फला तकहर वअम्मस साइला फला तनहर वअम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। सदकल्लाहु अज़ीम। ये जो सूरह मुबारका तलावत की गई है, इसका थोड़ा सा पसे मंजर भी आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। अद्दुहा ये डिप्रेशन की, ये एंग्जाइटी की, ये टेंशन की, ये परेशानियों की, जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा मायूसी के आलम में होता है, ये उस कैफियत को दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी आयत है। वैसे तो कुरान पाक सारा ही जो है वो हिकमत से भरपूर है, लेकिन हर सूरा एक ख़ास मौका मुनासबत से जो है वो नाज़िल हुई है। तो इसका जो पसे मंज़र है ये कुछ इस तरीके से है कि ये शुरू वही के ज़माना में जब एक वक़्त वही आना रुक गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। ज़ाहिर बात है कि जिस अथॉरिटी को आपने चैलेंज किया था उस वक़्त के वो लोग जिनका खुदा और था, जिनकी बुदोबाश और थी, जिनका रहन सहन और था, जिनके ज़िंदगी के असूल और थे, और एक ऐसी शख्सियत जो चैलेंज कर रही है, जो उनको अल्लाह ताला की तरफ लेके आ रही है। तो जब शुरू में ये सिलसिला रुक जाता है तो आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बल्कि बीमार हो जाते हैं, और कुछ दिन आप जो रात की इबादत होती है वो भी आप ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो जो उस वक़्त के लोग होते हैं वो आप पर तंज़न बातें करना शुरू कर देते हैं, और आपके पड़ोस में एक औरत जो रहती है वो आती है कि ए मोहम्मद, बाज़ अल्लाह वो ऐसे अल्फाज बोलती है कि अब आपका जादूगर जो है वो आपसे नाराज हो गया है, अब वो जो आयात आप पर आती थी, वो जो कलाम आप पर आता था, अब वो नहीं आता है। तो इस बात को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो फिर ये जो आयात आई हैं वद्दुहा, ये सूरज है, चमकते हुए सूरज, जब आफताब पूरी रोशनी में होता है उसकी कसम खाई गई है। वल्लैलि इज़ा सजा, और बढ़ती हुई तरीकी की। अब देखिए इसके अंदर दोनों पहलू हैं, रोशनी भी है और अंधेरा भी है, यानी कि दोनों हालतों की, रोशनी में और जब बहुत ज्यादा आप अंधेरे में, उस वक़्त की कसम खाई गई है कि ए मोहम्मद, तुम्हारे रब ने ना तो तुझे छोड़ा है और ना ही तुझसे नाराज हुआ है, और आने वाले वक़्त में जो है तुम्हारे लिए बेहतरी है, यानी कि आखिरत में। तो इस सूरा में जो हमें तालीम मिलती है यही मिलती है कि जब इंसान पर बुरा वक़्त आता है या वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जब वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है, तो उसे कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने खुदा से जो भरोसा है वो कभी भी नहीं ख़त्म करना चाहिए। और ये एक डॉक्टर एज ए आपको क्या करना होता है, पेशेंट को मोटिवेशन देना होती है, पेशेंट को उस नेगेटिव थॉट से निकालना होता है, उसको पॉजिटिवनेस में लेके आना होता है। तो इसी सूरा में भी हमें यही पैगाम मिलता है कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली शहबाज साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज में
तिलावत कुरान पाक और उसके साथ तर्जमा और उसका व्याकरण और तफसीर उसकी बयान की। बहुत अच्छा सिलसिला था, बड़े खूबसूरत अंदाज से आपने उसको बयान किया। तिलावत कुरान पाक के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ। डॉक्टर राफिया साहबा को आप आएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व बारिक वसल्लिम। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, वैसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। एज़ाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एज़ाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को। कैफ़ आक़िबतों गुंबदे आक़िबतों गुंबदे हिज़रा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, वैसा नहीं कोई। ऐ ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से कि सरकार का जलवा है, कि सरकार का जलवा है। तमाशा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, वैसा नहीं कोई अब मेरी निगाह
जचता नहीं कोई। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहबा बहुत खूबसूरत अंदाज से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रही थी। अल्लाह पाक आपके कलाम में, आपकी आवाज़ में और सोज़ और बरकत अता फरमाए। नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के स्टडी सर्कल प्रोग्राम में जैसा कि आपको पता है कि आज इंशाल्लाह हमारा जो मौजू है वो एक मेडिसिन के ऊपर है, क्योंकि एक हमारा प्रोग्राम मेडिसिन के रेफरेंस से और जो दूसरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह वो होगा हमारा किसी डिजीज के हवाले से। तो आज जो हमने मेडिसिन सिलेक्ट की है, मोस्टली हमने ये देखा है कि उस दवा को हम मखसूस कुछ अमराज के लिए मखसूस किया हुआ है अपने जहनों में, मगर चूंकि होम्योपैथी जो है उसका नजरिया, उसकी जो दवाइयों के असरात हैं वो बहुत वाइड है। तो आज इंशाल्लाह जो आज आप एलूज के मुतल्लक जिस तरह से आपको इंशाल्लाह रहनुमाई मिलेगी, तो आपको ये पता चलेगा कि ये हमारे जिगर के लिए, हमारे मिद्दे के लिए, हमारे ओवरऑल बहुत सारे सिस्टम के लिए कितनी ज्यादा कारगर है और हमने इसको कहाँ कहाँ नजरअंदाज किया है। तो ये बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। और इससे बढ़ के खुशकिस्मती ये है कि इंशाल्लाह आज हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं डॉक्टर अमानुल्लाह बदर साहब, और आज तक जितनी भी अद्वियात के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली है, उसको बयान किया है, वो इस अंदाज से किया है कि यकीनन वो नाकाबिले फरामोश रहा, और उसके अद्वियाती असरात को इस तरह से, इस अंदाज से बयान किया कि वो हमारे जहनों में यकीनन नक्श हैं आज तक। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का ये लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह साहब को सारा पाएं और एलूज के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम डॉक्टर्स, वालिद डॉक्टर्स और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर हाजिर खिदमत हूँ, और ये खुशकिस्मती की बात है कि इस प्लेटफार्म पर हमें होम्योपैथी के मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि हम एक तालिब इल्म हैं और तालिब इल्म होने के नाते हमारी कोशिश होती है कि हम जहाँ से भी हमें इल्म मिले हम वो इल्म ज़रूर लें। और रही बात होम्योपैथी की, तो ये इतना वसी इल्म है कि इसका कोई किनारा नहीं है। जिस तरह के आज का जो हमारा लेक्चर है ये इलोज होम्योपैथिक मेडिसिन के मतलब है, और इसको हमने बड़ा मखसूस सिर्फ अलामात पर, सिर्फ मखसूस डिजीज के ऊपर जो है ना हमने इसको फिक्स कर लिया है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जिस भी यानी कि मर्ज के मतलब इस मेडिसिन ये जो मशहूर है उसका ये कोई भी इसका सानी नहीं है। लेकिन एक होम्योपैथ डॉक्टर को अपना जो जहन है ये फिक्स नहीं कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे मरीज जब होम्योपैथ डॉक्टर के पास आता है या किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, उसकी ये कोशिश होती है कि वो अपने दिल का हाल बताए और उसके जो दिल में है वो सुना जाए। जबकि दूसरे तरीका इलाज में ऐसे होता है कि मरीज और डॉक्टर का फासला काफी होता है और वो बात भी सही तरीके से नहीं सुनते। तो लेकिन जब डॉक्टर के पास, होम्योपैथ डॉक्टर के पास मरीज आता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं लगता है कि ये डॉक्टर मुझे मेरे दिल की बात जरूर सुनेगा। और जब आप भी, हम भी
उस डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे, उसको टाइम नहीं देंगे, तो फिर वो मरीज जो है ना वो मायूस हो जाता है। और यकीनन कि हम तमाम प्रैक्टिशनर हैं, जो मेरी प्रैक्टिस में भी ऐसी चीजें आती हैं कि मरीज आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों जब हम आप लोगों के पास या किसी भी होम्योपैथ के पास, अक्सरियत में ये मरीज कहते हैं कि किसी भी होम्योपैथ के पास जब जाते हैं तो उसमें हमें अपनियत नजर आती है। हमें ऐसे होता है कि वो वाकई हमारे दिल की बात सुनता है, और हमें यकीन होता है कि जब हम दिल की बात सुना लेते हैं तो हमें यकीन होता है कि हमें शिफा भी मिल जाएगी। इसलिए हमारे केस टेकिंग भी बड़ी अहम चीज है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मरीज की जो अलामात हैं, जो मरीज बयान करने की कोशिश कर रहा है, उसे पूरी तवज्जो से सुने, उसे मत रोकें। वो आपके पास अगर देखिए, आप एक मरीज को अगर कम अज कम एक होम्योपैथ की बात कर रहा हूं मैं, कम अज कम 15 से 20 मिनट नहीं देगा तो मेरा ख्याल है कि वो केस टेकिंग नहीं करेगा। वैसे तो मैं एक तालिब इल्म होने के नाते अपनी बात कर रहा हूँ, वैसे तो बड़े सीनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं माशाल्लाह, वो बड़े चंद मिनट में, बल्कि सेकंड के कुछ चंद सेकंड में भी मरीज की बिल मिसल दवाई तक पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह करे कि हम भी उनके मुकाम पे पहुंच जाएं, लेकिन होम्योपैथी जो असूल हैं उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमारा जो टॉपिक है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन इलोज, और इलोज जो है ये एक एंटी सोरक रेमेडी है। और जिस तरह यानी कि कहते हैं ना कि सोरक, जो जितने भी यानी कि सोरक पेशेंट होते हैं, जिस तरह के हमारी जो होम्योपैथी की सरताज दवाई है एक सल्फर, हालांकि सल्फर और ये दोनों का आपस में बड़ा गहरा तल्लक है, बड़ी गहरी दोस्ती है, और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते ये। और इनकी अलामात एक दूसरे के मुताबिक कहने के बहुत ज्यादा अलामात हैं जो मिलती हैं, लेकिन इनके मजाज में जमीन आसमान का फर्क है। और जो सोरक पेशेंट होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा कहने के सुस्ती बहुत ज्यादा होती है। वो सुस्ती उसकी जिस्मानी भी होती है और उसकी दिमागी भी होती है। और जिस्मानी सुस्ती इसकी इतनी ज्यादा होती है कि जब भी इलोज का पेशेंट अगर भूखा है, इसने पेट भर के खाना नहीं खाया, तो किसी भी महफिल में जाएगा, किसी भी प्रोग्राम में जाएगा, किसी भी लेक्चर में जाएगा तो बड़ी तवज्जो से सुनेगा। और जब ये पेट भर के खाना खा के आ जाता है तो फिर इसको नींद आनी शुरू हो जाती है, सुस्ती शुरू हो जाती है। और ऐसी हालत में भी हम इलोज को जो है ना वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने बताया कि ये एंटी सोरक रेमेडी है, और एंटी सोरक जो पेशेंट होते हैं उनका जो मजाज होता है वो बड़ा रफ होता है, उनकी जबान बड़ी रफ होती है। और जब किसी की बिस्ती करने पे उतरते हैं तो वो नहीं देखते कि कौन आगे है क्या है, आनन फानन उसकी जनाब क्या पंजाबी में कहते हैं ना, ला पा के हथ बढ़ा देंगे ने। लेकिन मजे की बात है कि जितनी जल्दी इसको गुस्सा भी आता है उतनी जल्दी ये सुलह की तरफ भी राग़िब हो जाता है। एंटी सोरक जितने भी पेशेंट हैं, अगर ये जनाब लड़ाई में भी पहल करता है तो अगर इसको थोड़ा सा एहसास कराया जाए ना कि यार आपकी फलां जगह पे ज्यादती है, तो यार चलें यार हम उससे माजरत करते हैं, हम सुलह करते हैं यार, हम लड़के हमारा कुछ नहीं, हम लड़ने वाले नहीं है। ये एंटी सोरक जितने भी पेशेंट हैं उनका यही होता है। और दूसरे नंबर पे इनकी जो होती है कि खास तौर पे ये कोई भी दिमागी काम नहीं कर सकते। दिमागी काम करने से इनमें बहुत ज्यादा यानी कि थकावट का शिकार हो जाते हैं। जिस्मानी तौर पे इनमें बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। इसलिए इलोज के पेशेंट जो ज्यादातर कहने की ये ना तो अकाउंटेंट होते हैं, ना किसी बैंक में, ना ही इस तरह के जहाँ पे इनको जरब तकसीम या दिमागी काम करना पड़े, वहां पे इनके ये काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पे अगर ये किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो काम करने के दौरान इसके चेहरे पे बेइत्मीनानी वाज़ेह तौर पे नजर आती है, क्योंकि जितनी ज्यादा यानी कि इसको दिमागी मशक्कत करनी पड़ेगी उतनी ही ज्यादा इसमें जो है ना बेचैनी और इसकी दिमागी थकावट जो है ना बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसको इलोज के पेशेंट को जो होता है ना, सबसे पहले तो जिस तरह मैंने बताया ना, गुस्सा आता नहीं है, लेकिन एक दो हालतें ऐसी हैं जहां पे हम इलोज को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
जिस तरह के आज कह लें कि आसमान पे अगर काले बादल वगैरह छा जाते हैं और ये बारिश का मौसम होता है, उस वक्त इसकी जो है ना वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन इसमें आ जाता है और इसमें गुस्से की जो है ना बहुत ज्यादा इसमें इंतहा कह लें हो जाती है एक उस वक्त। और एक जब इसको कब्ज की शिकायत होती है उस वक्त इसमें जो है ना गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस तरह यानी कह लें कि इसके में एक मेडिसिन है हमारी सीपिया, वो इसके अपोजिट है। वो जब भी मौसम गरज चमक वाला होता है, बादल वगैरह छाए होते हैं और बिजली कड़क रही होती है, वो खूब एंजॉय करती है। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन, जिस तरह मैं शबाज भाई से बात एक बार यानी कि सीटिंग हुई तो इससे मैंने सवाल किया कि यार शबाज, ये जो सीपिया की पेशेंट है, ये जब बारिश होती है या मौसम जब इस तरह बिजली कड़कती है, चमकती है, ये क्यों अपने आप को एंजॉय करती है और ये क्यों यानी कि खुश होती है, क्यों इसमें जो खुशी की जो लम्हात आते हैं? तो बड़ा खूबसूरत इन्होंने जवाब दिया। कहने लगे देखिए, ये जो सीपिया जो हमारी मेडिसिन है, ये एक मछली, कस्तूरा मछली जो है उससे बनती है और ये समंदर में रहती है और मछली को हर वक्त ये खौफ होता है कि कोई ना कोई शिकारी जाल फेंकेगा और यानी कि मैं पकड़ी जाऊंगी। हालांकि इसके जो है ना बड़ा फन होता है इसमें, जब इसके कुछ शिकार इसकी तरफ आता है ना तो ये कि स्याही माइल जो होता है ना वो छोड़ती है यानी कि स्याही, और जिससे वो शिकार की आंखें धुंधली हो जाती हैं और ये अपना रास्ता जो है ना लेके तो निकल जाती है। तो कहने लगे कि जब ये बारिश होती है तो क्यों खुश होती है? इसकी वजह ये होती है कि इसको होता है कि अब बारिश है, ना तो कोई शिकारी आएगा और ना ही यानी कि मेरे ऊपर कोई जाल फेंकेगा, ना ही मैं पकड़ी जाऊंगी। ये इसके अंदर से खुशी होती है। और यकीन करें कि होम्योपैथी मेडिसिन जिस चीज से भी बनाई जाती है, उस चीज में जो भी खूबियां हैं ये उस दवाई में भी होती हैं और उस शख्स में भी होती हैं जिसकी ये बिलमिसल दवाई होती है। और जिस तरह सीपिया की बात हो रही है, सीपिया को जिस तरह कह लेंगे छोड़ती है और शिकार को जनाबे वाला अंधा कर देती है, इस तरह सीपिया की पेशेंट भी ऐसे ही है, सारा दिन खुश रहती है और जैसे ही मियाँ साहब घर आते हैं सर पे पट्टी बांध लेती है, बस वो ही मकर इसके शुरू हो जाते हैं, जिस तरह यानी कि सीपिया की जो मछली करती है। उसके बाद जब इसमें कब्ज होती है, वैसे तो ये पखाने के नाते से, क्योंकि जो हमारी जो पखाने वाली जगह है उसके जो जितने भी इनसिक्योरिटी यानी कि इसमें इलाज में पाई जाती है, ये बहुत बड़ी अलामत ऐसी है जो मेरा ख्याल है दूसरी अद्वियात में भी है, लेकिन इसका सानी कोई नहीं है। और जब कब्ज होती है ना, कब्ज होने के वजह जनाब ये तन्हा हो जाता है। वैसे तो महफिल में यानी कि बैठना पसंद करता है, लेकिन कब्ज की हालत में ये तन्हा हो जाता है। दिल चाहता है कि मैं तन्हा हो जाऊं, किसी के साथ बात ना करूं। जिस तरह सीपिया की पेशेंट भी होती है, वो भी जनाब किसी महफिल में जाती है, किसी शादी में जाती है, तो सलाम दुआ के बाद वो उसका कोशिश होती है कि एक किनारे पे बैठ जाए, किसी के साथ को बहुत ज्यादा फ्रैंक ना हो। और जिस तरह यानी कि सीपिया की पेशेंट को, उसको तो अपने यानी कि करीबी यानी कि कह लें कि अपने बच्चों से, अपने खामन से, अपने रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है। वो नहीं यानी कि उसमें नफरत करती है, नहीं मिलना पसंद करती। इलाज में भी ये कफियत होती है और इसकी ये कफियत उस वक्त होती है जब ये कब्ज में मुब्तला होती है। कब्ज की हालत में इसमें ये अलामात ज्यादा पाई जाती हैं और तन्हाई का शिकार हो जाती हैं और लोगों से नफरत शुरू कर देती है। उस वक्त चाहती है कि मैं तन्हा हो, जो मुझे कोई बुलाए ना और ना ही मुझसे कोई बात करे। इसके अलावा क्योंकि एक हमारी होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर बेशुमार अद्वियात की अलामात होती हैं और एक होम्योपैथ डॉक्टर का ये फन है कि उसको किस तरह उसने इससे अलग करना है। जिस तरह हम इसके अगर इलाज की बात करें तो इसके जिस्म की जो है ना जो बड़ा ढीला डाला होता है, जिस तरह कह लेंगे कलकीरिया कार का होता है, उसका भी जिस्म जो है ना पिलपिला सा होता है, लेकिन वो मोटापे की तरफ होता है और उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा पसीना होता है। पसीना इसमें भी होता है, इलाज में भी पसीना होता है, लेकिन इसका पसीना कमजोरी की वजह से होता है। और कलकीरिया कार पे जो पेशेंट होती है उसको जरा सा चलती है तो उसका सांस फूल जाता है। और वैसे जिस तरह कलकीरिया कार की शख्सियत, पर्सनैलिटी होती है, आप यकीन करें कि वो जब डॉक्टर के पास आती है ना मेडिसिन लेने, तो ऐसे ही होता है कि ये किसी शादी पे जा रही है, किसी फंक्शन पे जा रही है, बड़ा बन संवर के, बनाव श्रृंगार करके, मेकअप करके जनाब खूब अच्छे वेल ड्रेस होके यानी कि आती है
और जब उससे पूछा जाता है ना कि आप कहीं शादी पे जा रहे हैं, कहेगी नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं तो मेडिसिन लेने आई हूँ। ये कलकेरिया कार्ब है। लेकिन जो इलोज की शख्सियत है ये सुस्ती का शिकार होती है और उसके चेहरे के ऊपर ये अट्रैक्शन नहीं होती। हालांकि ये जो इलोज है चेहरे की खूबसूरती के लिए भी बड़ा अहम मुकाम रखती है। जब कह लें कि गुस्से की वजह से अगर किसी के यानी कि चेहरे में पिलाहट आ जाती है या फ्रैकल्स आ जाती हैं, वहां पर भी इलोज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और कलकेरिया कार्ब की शख्सियत मैंने कहा कि जिस तरह जनाब चलती है सांस फूल जाता है, तो इसमें भी वीकनेस होती है। ठीक है, उसमें भी यानी कि कह लें कि वो सर्दी से बहुत ज्यादा हसास होती है कलकेरिया कार्ब, और ये सर्दी चाहती है। यानी कि ठंडी चीजें जो है ना इसके लिए बड़ी फायदेमंद होती हैं इलोज में। और जिस तरह कह लें कि जनाब कुछ हमारी मेडिसिन है जिनको हम छोटे छोटे टिप्स के ऊपर हमने याद किया होता है। मिसाल के तौर पे हम ले लें ब्रायोनिया को ले लें, उसका क्या है जनाब 2-3 अल्फाज हैं कि कोई भी तकलीफ है उसको दबाने से अगर सुकून है तो वहां पर हमारी दवाई ब्रायोनिया। इसी तरह अगर रस्टॉक्स की बात करें तो वो चलने से सुकून है। इसी तरह अगर हम लेक्सिस की बात करें तो उसके जितने भी अखराजात होते हैं, अखराजात होने से उसको सुकून होता है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, लेकिन इसमें बेशुमार मेडिसिन है। लेकिन हम वो मेडिसिन की बात कर रहे हैं जो बड़ी यानी कि टॉप के ऊपर आती हैं। और इसी तरह अगर इलोज को हमने यानी कि याद करना है तो इसमें 2 ही चीजें हैं। एक तो यानी कि रेक्टम की इनसिक्योरिटी, और दूसरे नंबर पे इसमें ठंडक से सुकून। ठंडा पानी हो जाए, ठंडी हवा हो जाए। हालांकि देखिए बारिश जो है ना वो बादल में इसको यानी कि बहुत ज्यादा इसकी तकलीफ बढ़ जाती है, इसका मजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। हालांकि ठंडक से इसको सुकून होता है, लेकिन नहीं चाहती कि बारिश के मौसम में अपने आप को फ्रेश रखे या कुछ रखे ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जनाब इलोज को ठंडे पानी से सबसे पहले मैंने कहा है कि सुकून होता है। उसके बाद जो खाने से इसमें बहुत ज्यादा सुस्ती पाई जाती है। अगर किसी महफिल में, किसी शादी में अगर ये खाना खा लेती है पेट भरकर, तो वहां पर भी इसको गनूदगी और सुस्ती जो है ना इसमें छा जाती है। दूसरे नंबर पे इसमें ये होता है कि जब इसमें ये सुस्ती और गनूदगी होती है तो ये फिर अपने ही ख्यालात में गुम नजर आती है। यानी कि वही बात है ना कि रश वाली जगह पे जाने से इसको खौफ होता है। और दूसरे नंबर पे इसको जो सबसे ज्यादा हम खौफ होता है कि इसको मौत का बहुत ज्यादा खौफ होता है। आप यकीन करें कि हमने सिर्फ एकोनाइट को याद किया हुआ है कि ये मौत के नाते से बड़ी, खौफ के नाते से बड़ी अहम मेडिसिन है। यकीन करें इलोज में भी यही चीज पाई जाती है। इलोज का पेशेंट भी चाहता है कि मैं फलां वक्त में यानी कि मर जाऊंगा। लेकिन अब हम इलोज और एकोनाइट में फर्क कैसे करेंगे? एकोनाइट के पेशेंट जो होते हैं वो उनमें बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है। मौत के खौफ के साथ उनमें बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है, जबकि इलोज में जो है ना मौत के खौफ के साथ इसमें सुस्ती पाई जाती है। ये दोनों आपस में जो है ना इधर आके दोनों अलग हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें जिस तरह के कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, ये इलोज की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं कहूंगा कि ये बादशाहों की मेडिसिन है। जिस तरह बादशाह सलामत होते हैं ना जनाब, अच्छा खाना, सुकून करना, और जनाब फिर जब अच्छा खाना है, सुकून करना है, तो फिर उसका हाल वही होना है कि जो यानी कि इलोज में होता है। खाने के बाद सुस्ती, और जब इसने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेनी है फिर इसमें वो डायरिया का मसला शुरू हो जाता है। और डायरिया भी इसमें ऐसा होता है, ये तो एक मेरा ख्याल है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी पूछा जाए ना कि इलोज के खाने कैसे होते हैं तो सबको पता है। लेकिन जो बादशाह सलामत, मैंने कहा ना कि इलोज बादशाह सलामतों की बेहतरीन मेडिसिन है। ठीक है। और इसी तरह हमारे जो पुराने वक्तों में होते थे राजे महाराजे जिनको कहते थे हम, अच्छा उनमें ये कफियत होती थी कि उनमें बहुत ज्यादा तकब्बर और गरूर होता था। राजे महाराजे जितने भी थे ना, उनके रहन सहन, उठन बैठन, उनका पोशाक उनमें ऐसा था कि बिल्कुल मैं कहता हूं कि वो प्लाटीना थे। अगर बादशाह सलामत यानी कि इलोज है तो राजे महाराजे जो है ना प्लाटीना है। और दूसरे नंबर पे अगर नवाब लोगों की मेडिसिन जिस तरह कहते हैं कि वो कौन सी होनी चाहिए, अभी मैंने जिक्र किया जिस तरह की ये जो हमारी कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया कार्ब नवाब लोगों की बेहतरीन मेडिसिन है, क्योंकि ये काम तो कुछ करते नहीं है और इनकी कोशिश होती है कि
हर वो सिर्फ काम किया जाए जिसमें इनको मशक्कत ना करनी पड़े, ना जिस्मानी मशक्कत और ना ही इनको ज़हनी मशक्कत। मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम किसी मार्केट में जाते हैं, अगर आप वहां देखेंगे जनाब कलकीरिया कार की शख्सियत बैठी हुई है अपने दुकान के ऊपर, और उसने क्या किया होता है कि उसने अपने जितने भी बिजली के बोर्ड है ना, उसने अपने जनाब जो सीट है ना उसके पास रखे होते हैं। इतनी भी उसमें नहीं कोशिश होती कि वो जाके यानी कि स्विच को ऑन करे या किसी पंखे को ऑन करे। उसकी यही कोई कि बैठे बैठे ही वो काम किया जाए जो उसके लिए यानी कि आसानी पैदा करे। और पैसे कमाने में भी उनकी यही कोशिश होती है कि हर वो काम किया जाए जिसके ऊपर उनको जिस्मानी मशक्कत ना करनी पड़े और ना ही उनको ज़हनी मशक्कत करनी पड़े। वो फिर क्या करते हैं कि जितने भी ये जनाब जुए वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े जुआ खेलने वाले लोग, वो फिर जनाब मैं कहता हूँ कि ये अक्सरियत में जो कलकीरिया कार होते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से इनको पैसे जो ना पैसे इनके पास, जिस तरह मैंने बताया कि नवाब लोग होते हैं, पैसे इनके पास बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये तो ना किसी को रायत करते हैं और अपने यानी कि बिजनेस के हवाले से बड़े यानी कि अपने पॉइंट के ऊपर यानी कि फिक्स होते हैं, और ना ही किसी को जनाबे वाला अगर कोई दुकान के ऊपर चला जाता है तो पानी वगैरह की सुलह भी नहीं मारते कि चले आपको पानी का घूंट ही पिला दें। ये जो कलकीरिया कारब होते हैं। इसलिए ये 3 मेडिसिन जिस तरह मैंने बताया कि इलोज बादशाह सलामतों की बेहतरीन मेडिसिन है। अच्छा खाना, आराम करना और खाने के बाद सुस्ती का शिकार हो जाना, कोई जिस्मानी मशक्कत ना करना, कोई ज़हनी मशक्कत ना करना, और जो हमारे राजे महाराजे हैं उनकी प्लाटीना, और जिस तरह नवाब लोगों की मेडिसिन जो है ना वो हमारी जो कलकीरिया कार्ब है, इस तरह। और जो अगर हम इलोज की बात करें कि जब इसमें ये सुस्ती तो इसमें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन गुस्से की हालत में इसको फिर रात को जो खास तौर पे होता है ना, इसको नींद नहीं आती, नींद की कमी का शिकार रहता है। और अगर ये दिन को सोता है तो दिन के सोते वक्त भी इसको बड़े अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब आते हैं। होम्योपैथी में हर वो अलामत जो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की होती है बड़ा अहम मकाम रखती है। अगर हम इलोज की बात करें, इलोज का पेशेंट जब दिन के वक्त सोता है और उसको ख्वाब आते हैं कि इंसान का आधा जिस्म इंसान का है और आधा किसी जानवर का है, ये बड़ा अजीबो गरीब यानी कि अलामत है। हालांकि दूसरे तरीका इलाज में मे भी कि इसकी कोई अहमियत ना हो, लेकिन होम्योपैथी में इस जैसी अलामत की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। और दूसरे नंबर पे अगर इसके हम लेटने की स्टाइल की बात करें तो जिस तरह मेडोरिनम की शख्सियत होती है, वो अक्सर कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं मेडोरिनम के या बड़े जो होते हैं, उसकी कोई अलामत अगर डॉक्टर को समझ आ जाती है तो वो फिर पूछता है आपके सोने की पोजीशन कौन सी है, तो अक्सर कहते हैं ये पेट के बल सोता है, मेडोरिनम जो होता है। और इलोज का भी जो पेशेंट होता है ना, ये भी पेट के बल सोता है। साइना का पेशेंट भी वो कहते हैं ना कि जिस तरह सजदे की हालत में मेमनी टाइप जिस तरह होता है उस हालत में लेटता है ना। और इलोज के पेशेंट को जब गुस्सा आता है, जिस तरह मैंने बताया कि कब्ज की हालत में इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और जब इसको गुस्सा आता है तो इसका पेट फूल जाता है, इसके पेट में हवा बन जाती है, और हवा ऐसी होती है कि पेट से आवाजें आती हैं, गुड़गुड़ाहट की आवाजें आती हैं, और हवा का रुख जो होता है ना वो नीचे की तरफ होता है। और इसी तरह जो हम सल्फर की अगर बात करें तो उसमें भी यही कैफियत होती है, उसमें भी हवा बनती है, लेकिन ना तो सल्फर के पेशेंट के पेट से हवा की आवाज आती है, और उसका जो रुख होता है ना पूरे पेट में होता है, उसका नीचे की तरफ नहीं होता। हाँ जी। उसके बाद जिस तरह के मैंने बात की है कि ये बहुत ज्यादा हसास भी होता है, इलोज का पेशेंट होता है बहुत ज्यादा हसास होता है, छूना नहीं, किसी को यानी कि नहीं चाहता कि मुझे टच करे, इस तरह यानी ये तो हेपरसल्फ के जाके मिलती है, इसकी अलामत जो होती है वो भी यानी कि नहीं चाहता कि उसको कोई टच करे। लेकिन जो हेपरसल्फ है उसको यानी कि ठंडक से ज्यादती होती है, जबकि इलोज को ठंडक से सुकून होता है। ये जो कुछ यानी कि छोटी छोटी जो हमारे जो सिम्टम्स हैं, ये हमें एक दूसरे की जो मेडिसिन होती है ना उसको एक दूसरे से अलग कर देती हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि इसकी रेक्टम इनसिक्योर होती है, और बचपन में यानी कि छोटे बच्चों में बाज़ का ऐसे होता है कि माएँ आके हमें कहती हैं कि डॉक्टर साहब बड़ी अजीब सी कंडीशन है बच्चे की कि जब भी इसको मैं पार्ट पे बैठाती हूँ या इसको पखाने के लिए बैठाती हूँ तो इसको पखाना खारिज नहीं होता।
और जैसे ही मैं उठा लेती हूँ, इसका पैम्पर लगा देती हूँ या इसके कपड़े बना देती हूँ, तो गैर इरादी तौर पे इसका पखाना खारिज हो जाता है। हालांकि वो पखाना सख्त होता है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें यानी कि लूज मोशन हो। पखाने सख्त भी ऐसे बच्चों में गैर इरादी तौर पे जो बिठाने के बावजूद यानी कि जनाब पखाना ना करें, और जैसे ही उनको कपड़े वगैरह पहनाए जाए तो उनका पखाना गैर इरादी तौर पे खारिज हो जाए, तो वहां पर भी ये जो है ना वो उन बच्चों को कह लेंगे माँ की मार से महफूज कर सकती है, जो अक्सर यानी कि माएँ बच्चों को मारती हैं कि तो जब मैं करवाती हूँ पखाना तो करता नहीं है, और जब उठा लेती है तो तू पखाना कर देता है। उन बच्चों को भी माँ की मार से महफूज रख सकती है ये जो है ना। और दूसरे नंबर पे हमें इलोज कह लें कि जिस तरह नक्सवामिका हमारी मेडिसिन है, नक्सवामिका तो कह लें ना कि एक डिक्टेटर होता है ना, हर चीज जो है ना फ्रंट पे खेलना चाहता है, और जो उसके कह लें कि कोई भी बंदा उसको चैलेंज करे तो उसको जल्दी से कबूल कर लेता है। लेकिन जो इलोज है इसमें ये कफियत नहीं है। लेकिन इलोज और नक्स कहाँ मिलती हैं आपस में आगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा मेडिसिन जो है ना वो एक दूसरे की जनाब जो कह लें मुआमन मेडिसिन या एक दूसरे की अलामात के करीब तरीन मेडिसिन जब हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवा लें, इस्तेमाल करवाने के बाद जब हमारा मर्ज बिगड़ जाए तो अक्सर कहते हैं हम नक्सवामिका दें जी, ताकि वो सारे जो है ना वो केस को क्लियर कर देता है। लेकिन सेम यही चीज इलोज में भी मौजूद है। और अगर इस तरह हमारी ये एक एफोरिज्म है, मेरा ख्याल 149 है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मरकब दो अद्वियात की वजह से बाज का जनाब ऐसी कफियत पैदा हो जाती है कि जो एक दूसरे की बे अलामात के मुताबिक या एक दूसरे के दाफे असर दवाई इस्तेमाल करने से उस इंसान के अंदर वो कफियत पैदा हो जाती है कि वो किसी भी तरीका इलाज से ना तो ठीक होता है, या उसका मर्ज बिगड़ जाता है, तो या लाइफ टाइम उसको मेडिसिन खानी पड़ती है। तो उस एफोरिज्म के अंदर भी हमें दो मेडिसिन जो है ना वो बेहतर वर्क करती हैं, एक इलोज और दूसरी नक्सवामिका। ये तो थी कुछ इसकी जो माइल्ड सिम्टम के हवाले से। और अब हम देखते हैं कि इसको दूसरी जो हमारी अलामात हैं उसके मुताबिक हम इलोज को कैसे यानी कि बयान कर सकते हैं। सबसे पहले हम सर की तरफ आते हैं कि सर की अलामात में हम इलोज को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, खास जिसमें डॉक्टर केंट कहते हैं कि अगर किसी इंसान को गुस्से की वजह से सर में दर्द शुरू हो जाए और उसका दर्द यानी कह लें कि कनपट्टियों के आर पार होता महसूस हो, और गर्मी में उसके दर्द में शिद्दत हो जाए, ठंडे पानी से ठंडा पानी सर में डालने से उसके सर के दर्द को अगर सुकून हो जाए, तो वहां पर हमारी मेडिसिन जो है ना इलोज है। इस तरह मैंने पहले बताया कि इसकी जो बड़ी मेन अलामत है कि ठंडक से सुकून। इसकी हर उस कफियत में, मिसाल के तौर पे अगर ये दांत दर्द के हवाले से आप ले लें कि अक्सर कहते हैं मरीज आके कि डॉक्टर साहब जब मैं ठंडा पानी पीता हूं तो मेरे दांत दर्द को सुकून हो जाता है, तो वहां पर हमें दूसरी मेडिसिन के साथ साथ हमें इलोज को जो है ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत मेन अलामत है कि ठंडक से सुकून। इस तरह सर दर्द के हवाले से डॉक्टर केंट ने कहा है, और इस तरह ही डॉक्टर केंट कहते हैं कि जो नक्सीर के हवाले से जो बच्चों में नक्सीर निकल आती है कि उन बच्चों में अक्सर गांव में होते थे जनाब नक्सीर निकलनी, तो उसका जनाब सर के ऊपर ठंडा पानी डालना, और अक्सर जो है ना वो ठंडे पानी से वो नक्सीर रुक जाती है, तो वहां पर भी टॉप की मेडिसिन हमारी इलोज आती है। इलोज को हम खाली जो है ना कह लें कि मैदे, जिगर या दूसरे यानी कि पेट के नाते से नहीं, हमें एक होम्योपैथ डॉक्टर को बड़ा वसी जो है ना इल्म होना चाहिए और बड़ा खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ जो है ना वो मेडिसिन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर एलन कहते हैं कि सर दर्द के हवाले से इलोज के बारे में कि जब इसको सर में दर्द होता है तो जिस तरह बेलाडोना का मरीज जब चलता है तो उसके सर में जो है ना चलने की जो धड़कन जो होती है ना, चलने की तपकन महसूस होती है, वैसे ही इसमें भी है। लेकिन ये बेलाडोना में भी जाके मिलती है, और बेलाडोना को इसके साथ हम कैसे यानी कि अलग करेंगे। बेलाडोना का चेहरा अगर देखें तो वो सुर्ख होता है और गर्म होता है, लेकिन इलोज का चेहरा जो है ना वो पिलाहट का शिकार होता है, सुस्ती का शिकार होता है, और उसको यानी कह लें कि ठंडक तो उसको भी सुकून होता है। बेलाडोना को भी अगर जनाब ठंडा पानी लगाया जाए तो उसको भी सुकून होता है,
इलोज को भी सुकून होता है। लेकिन बेलाडोना के मरीज में सुस्ती नाम की चीज नहीं होती। वो हमेशा उसका जो ना लेवल जो ना गुस्से का लेवल या जो उसमें बड़ा अरूज भी होता है, और गुस्से की हालत में उसको जो अगर आंखें देखी जाए तो ऐसे होता है जैसे अभी खून निकल आएगा, ये जो बेलाडोना है। और इसलिए डॉक्टर एलन दोनों को अलग करते हैं कि जब चलने से तपकन हो सर में, और उस दर्द को भी अगर ठंडक से सुकून मिलता है तो वहां पर भी हमारी दवाई जो है ना वो इलोज होती है। आगे डॉक्टर डेनम कहते हैं, वो कहते हैं कि जब इलोज के पेशेंट को सर में दर्द होता है और सर दर्द के साथ वो जो होता है ना वो अपनी आंखों को ना ऐसे चुंदिया कर देखता है, मुकम्मल आंखें खोल के नहीं देख सकता। और उस दर्द में भी जब आंखें चुंदिया के देखता है और ठंडा पानी अगर उसके सर में डाला जाए तो ठंडा पानी लगाने से उसके सर को अगर सुकून हो जाए तो डॉक्टर डेनम कहते हैं कि वहां पर भी हमारी मेडिसिन जो है ना वो इलोज होती है। उसके बाद डॉक्टर काशीराम वो इस इलोज के पेशेंट के बारे में कहते हैं कि अगर सर दर्द के साथ अक्सर मरीज कहते हैं आगे के डॉक्टर साहब मेरे बाल आपस में चिपक जाते हैं, जब भी सर दर्द होता है मेरे बाल आपस में चिपक जाते हैं। और वहां पर भी डॉक्टर काशीराम जो है ना हमें इलोज को इस्तेमाल करने की दावत देते हैं। और साथ वो डॉक्टर काशीराम ये भी कहते हैं कि दर्द के साथ इलोज के पेशेंट को भी मतली होती है। उसके बाद इलोज को जो सबसे ज्यादा अहम मुकाम हासिल है वो है कि जनाब बवासीर के नाते से, बवासीर के नाते से इलोज का कोई दूसरा सानी नहीं है। जो अलामत इसमें पाई जाती है वो बहुत कम मेडिसिन में पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा मस्से होते हैं, और जिस तरह अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसी कफियत होती है, और उनमें बहुत ज्यादा जलन होती है। और जलन तो अगर बात की जाए तो आर्सेनिक एल्बम में भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन आर्सेनिकम एल्बम भी बवासीर के नाते से बड़ी अहम मेडिसिन है। और आर्सेनिकम एल्बम और इलोज को हम कैसे डिफर कर सकते हैं? आर्सेनिकम एल्बम की जो शख्सियत होती है वो बहुत ज्यादा बेचैनी का शिकार होती है, और उसकी ये जो जलन है बवासीर की उसको गर्मी से सुकून मिलता है। लेकिन इलोज की जो शख्सियत है ये सुस्ती का शिकार होती है, और इसकी जो बवासीर के जो मस्से हैं उनमें अगर जलन हो रही है, दर्द हो रही है, तो ठंडा पानी लगाने से अगर सुकून मिलता है तो वहां पर हमारी मेडिसिन जो है ना वो इलोज होती है। और दूसरे नंबर पे कहने के इलोज की जो जिस तरह मैंने पहले बताया है कि इसकी जो रेक्टम होती है इनसिक्योर होती है, कंट्रोल नहीं होता इसका, तो वहां पर भी हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आगे डॉक्टर केंट जो है ना इसके बारे में कहते हैं कि इलोज की शख्सियत ऐसी होती है कि जिसको जनाब शराब पीने की बहुत ज्यादा रगबत होती है, ये बहुत ज्यादा पसंद करता है शराब, डॉक्टर केंट कहते हैं। और अगर यानी कि कई बार ऐसे होता है कि वो बियर पीने की वजह से अगर पखाने लग जाएं, और पखाने भी ऐसे होते हैं जो गैर अरादी तौर पे खारिज हो जाएं, तो वहां पर भी जो इलोज हमारी टॉप की मेडिसिन जो है ना वो डॉक्टर केंट कहते हैं। उसके बाद इलोज जो डॉक्टर केंट कहते हैं, इलोज के जो पेट में दर्द होता है ना, ये जब दर्द होता है तो दर्द की वजह से ये दोहरा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिस तरह यानी कि कॉलोसंथ का पेशेंट होता है। लेकिन इलोज और कॉलोसंथ को हम कैसे यानी कि डिफर कर सकते हैं? इलोज का पेशेंट होता है ना, जब इसको दर्द हो रही होती है ना तो दर्द की वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्से में चला जाता है। और कॉलोसंथ का पेशेंट जो होता है ना ये गुस्से की वजह से दर्द में मुब्तला होता है, गुस्से की वजह से दर्द में मुब्तला होता है, जबकि इलोज दर्द की वजह से गुस्से में मुब्तला होता है। ये दोनों में जो है ना वो फर्क आता है जी। उसके बाद जिस तरह मैंने इब्तिदा में बताया है कि ये दोनों का सल्फर का और इलोज का आपस में बड़ा गहरा तल्लुक है, बड़ी करीबी इनकी रिश्तेदारी है, बड़ी इनकी अच्छी दोस्ती है, और किस तरह ये एक दूसरे के साथ चलती हैं और कैसे एक दूसरे की ये मदद करती हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम फर्क करने की कोशिश करते हैं कि जो सल्फर का पेशेंट मैंने पहले बताया कि उसका जो पेट में अगर हवा बनती है ना तो उसके पूरे पेट में हवा घूमती है, लेकिन इलोज के पेशेंट की जो हवा होती है ना ये नीचे के रुख जो है ना वो ज्यादा इसका दबाव होता है। उसके बाद इलोज का मरीज जिस तरह मैंने बताया कि इसको शराब पीने की बहुत ज्यादा रगबत होती है,
लेकिन सल्फर के मरीज को उतनी ही नफरत होती है। सल्फर का मरीज शराब पीने से नफरत करता है। और इलोज का जो पखाना होता है ये जेली नुमा होता है और बड़ा ही कह लेंगे बिल्कुल पतला सा होता है। लेकिन जो सल्फर के पखाने होते हैं ना ये गहरे रंग के होते हैं और बड़े उनके जो है ना वो गदला सा उनका जो रंग होता है ना वो गदला सा होता है। और इलोज के पेशेंट की अगर बात की जाए तो पखाना करने के दौरान इसकी जो ऊपर वाली टांगे होती है ना उसमें नमनेस का एहसास होता है, उसमें सुन्नपन पाया जाता है। लेकिन जो सल्फर का पेशेंट है वो जब पखाना करने बैठता है तो उसकी जो है ना टांगों में पिड़ल पड़ने शुरू हो जाते हैं। और इलोज की अगर बात की जाए तो इलोज एक ऐसी मेडिसिन है कि जिस तरह कहते हैं सल्फर और इलोज आपस में बहुत करीब तरीन है। अगर किसी पेशेंट को पखाने की हाजत की वजह से नींद से उठना पड़े तो वहां पर हमारी मेडिसिन इलोज है। और अगर पखाना करने के उठने के बाद अगर उसको यानी कि जनाब भाग के जाना पड़े तो वहां पर हमारी मेडिसिन जो है ना वो सल्फर है। ये दोनों का आपस में जो है ना वो बड़ा गहरा तल्लक है। और बवासीर के हवाले से इलोज के जो होते हैं ना बवासीर गुच्छों की शक्ल में होती है, तो लेकिन सल्फर को हर किस्म की बवासीर होती है। उसमें खूनी भी होती है, बादी भी होती है, जलन भी होती है, वार्ड्स भी होते हैं। लेकिन जो गुच्छों की शक्ल में और ठंडक से सुकून जहां पर हो वहां पर हमारी मेडिसिन जो है ना वो इलोज आएगी। उसके बाद जो इलोज की अगर पेशाब की बात की जाए तो उसका पेशाब जो है ना पीला होता है और सुर्ख होता है। और सल्फर का पेशाब जो होता है ना वो गहरा होता है। दूसरे नंबर पे अगर इलोज के जनाब पेशाब की बात की जाए तो उसमें जिस तरह के होता है ना कि अमोनिया जैसी बू आना, ये बड़ी मेन सिम्टम है जिसमें डॉक्टर अली शहबाज साहब बड़े अच्छे तरीके से इसको क्योंकि रिपर्टरी के हवाले से इस तरह की जो हमारी जो सिम्टम्स होती है ना बड़ा अहम मुकाम रखती हैं। अमोनिया जैसी बू जो होती है ना वो इलोज के पेशाब में है। और अगर यानी कि पीतल जैसी बू आ रही है पेशाब में तो वहां पर हमारी मेडिसिन जो है वो सल्फर आएगी। और उसके बाद कह लें कि इलोज को खवातीन के हवाले से बड़ा अहम मुकाम हासिल है कि ऐसी खवातीन जिनको हैज बहुत जल्दी जल्दी आए और दर्द इस कदर हो कि जिस तरह दर्द ज़े होती है उसकी कफियत हो तो वहां पर हमारी मेडिसिन जो है ना वो इलोज है। और सल्फर की जो पेशेंट होती है ना उसको हैज जब भी आएंगे वो जल्दी नहीं आएंगे, हमेशा उसके हैज लेट होते हैं और उसमें जो होता है ना वो उसके पेट में पूरे में जो होता है ना वो दर्द होती है। उसके बाद इलोज की अगर मरीजा की बात की जाए तो अगर इलोज किसी मरीजा को लूज मोशन की वजह से पखाने लगने की वजह से अगर अबार्शन हो जाए तो वहां पर हमारी मेडिसिन जो है ना इलोज है। और सल्फर वहां पे हमारे काम आती है जब कब्ज की वजह से अबार्शन हो जाए तो वहां हमारी मेडिसिन जो होती है ना वो सल्फर होती है। और अगर इलोज और सल्फर की मजीद बात की जाए तो जो इलोज का पेशेंट होता है उसके पांव जो होते हैं ना वो हमेशा ठंडे होते हैं, जबकि सल्फर के पेशेंट जो होते हैं ना वो उनके पांव हमेशा जो है ना वो गर्म होते हैं। और आखिर में ये बात करूंगा कि इलोज अगर मुकम्मल तौर पे अलामात के मुताबिक काम ना करे तो उसके बाद सल्फर उस केस को मुकम्मल क्योर कर देती है। ये थी कुछ इलोज के मुतल्लक। तो अगर इसमें कोई गलती की है तो हमारी रहनुमाई करे जी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह जी। आज जिस तरह से डॉक्टर अमानुल्लाह साहब ने लूज के हवाले से सर से पांव तक की इलामात, उसकी कैफियत को बयान किया है और स्पेशली आज बहुत अच्छी जो एक और बात की साथ साथ सर ने बहुत सारी मेडिसिन जो कि एलूज का खासा हैं कुछ इलामात उनको दूसरी मेडिसिन से कैसे कंपेयर करना है तो यकीनन आज डॉक्टर ने बहुत ही कमाल का ये एक चीज़ को ऐड किया है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फ्रूटफुल। और यकीनन क्योंकि यही हमारी कन्फ्यूजन होती है जब हमारे पास कोई डिजीज लेके कोई पेशेंट आता है तो हमें यकीनन अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि इस वक्त हमने कौन सी मेडिसिन देनी है, उसको कैसे डिफरेंस करना है। जब हमारे माइंड में 2-3 मेडिसिन चल रही होती हैं तो यकीनन जो उसकी स्पेसिफिक मोडेलिटीज़ हैं और अगर यकीनन आप उसको माइंड में रखेंगे तो ये काम भी आसान हो जाएगा।
लेकिन आज डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को बहुत ही आसान कर दिया, साथ साथ भी बयान करके। और यकीनन मैंने पर्सनली अपनी प्रैक्टिस में बहुत से इवन कह लें कि अगर मेरे पास कोई जितने भी केसेस आए होंगे कभी पायल्स के, बवासीर के, तो उसमें 70 to 80% जो है लोगों को एलोज से ही यकीनन मोस्टली तकरीबन इसकी ही इलामत मिली और इसी से ही आराम आया। और यकीनन या इसके अलावा कभी थूजा, यकीनन इसमें वो कभी थूजा के पेशेंट या मोस्टली तकरीबन कह लें कि ये एलोज के पेशेंट, तो बवासीर इनसे बहुत ज़्यादा क्योर होती है। तो यकीनन जी अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आज जो है लेक्चर दिया। अगर जितने भी दोस्त हैं, कुछ हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं मौजूद या हमें ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, अगर आपके माइंड में एलोज के रेफरेंस से कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी इसके बारे में प्यास हो, पूछना चाहें, तो वो यकीनन आप इस बारे में पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद में भी इसके ऊपर इंशाल्लाह इधर डिस्कस हो जाएगा। और उसके बाद जी डॉक्टर राफिया साहब आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? बताया लेडीज के हवाले से कि जो उनको जब मेंसेस जल्दी हो जाते हैं और जब आते हैं तो जैसे जर्जिस है होती है, तो किस पोटेंशियल में यूज करवाइए? ठीक है, डॉक्टर साहब ने अभी पोटेंसी के रेफरेंस से बात की है। यकीनन एक नहीं, यहाँ पे तो फिर हर एक चीज के ऊपर हमें पोटेंसी के ऊपर जाना पड़ेगा। मोस्टली जो वैसे तो अभी डॉक्टर साहब आपको इसमें मजीद गाइड कर देते हैं। मैंने तो आज तक ये देखा है कि मैंने आज तक कह लेंगे 30 इवन 90% हर चीज में 30 का मैंने एक बड़ा अच्छा रिजल्ट लिया है और मैक्सिमम 200 कभी कभार मैंने 1% या 2%, अदरवाइज जो है बाकी 30 में बेहतरीन जो है इस तरह से डॉक्टर साहब और भी कैफियत बयान की। यकीनन मोशन के रेफरेंस से, लूज मोशन के रेफरेंस से, पाइल्स के रेफरेंस से, सर दर्द जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इसका बयान किया, जिगर के लिए बड़ी कमाल की मेडिसिन है। और यकीनन जिस तरह से बताया डॉक्टर साहब की बहुत सारी अद्वियात को जब हम सर ने बोला कि नक्शा लेकर हम देते हैं, वो किस पोटेंशियल में देते हैं? उसमें सारी एक्चुअल ये जो पोटेंसी वाला है, ये मेरे ख्याल से पीछे हमने एक प्रोग्राम भी इसके ऊपर किया था पोटेंसी के रेफरेंस के ऊपर ना, तो शायद आपके दिन में वो हो, अगर नहीं तो आप यकीनन हमारे ये स्पीक में भी है, आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। पोटेंसी के रेफरेंस से बड़ी आसानियाँ उसमें पैदा हो जाएंगी। यकीनन उसमें भी वही है कि आपने कंडीशन देखनी है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम देखना है, पेशेंट देखना है कि किस तरह का है और उसको प्रॉब्लम क्या है, उस रेफरेंस से ही आपने जो है ना उसको। अब जैसे अपने नक्स और मीका का जिक्र किया, तो स्पेशली हमने देखा ये है कि एक तो उसकी औकात जो है उसको शाम के टाइम ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसका स्पेशल टाइम जो है वो कह रहे कि असर के बाद। मैं तो हमेशा बल्कि यही कहता था पेशेंट्स को दूँ तो ये होता है कि असर मगरब और इशा इस तरह से ले लीजिए, बाकी सारा दिन तो पोटेंसी भी यकीनन है। जैसे मैंने बताया कि मोस्टली इसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, उसको क्या कंडीशन है, पेशेंट कितना उसमें है, सिक है, कितना कंडीशन में है, उस लिहाज से जो है ना आपने इसको सिलेक्ट करना है। मैं आखिर में दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब को, सारा पाएं और दवाई है। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أذهب الباس رب الناس اشفه وأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
या रहीम या करीम इश्क़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मुजीबाति रहमतिका व अज़ाइमि मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्मिन ला तुदाली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लका रिज़्क़ुन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन। शबाज़ शेड़ियाँ आ गई।